हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक वैकेंसी आई थी दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट की। 14 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक में ही है। अगर मैं आपको इसकी एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो वो लगभग जून या जुलाई के आसपास जो आपका डीएसएसबी जो नेक्स्ट स्केड्यूल जारी करने वाला है उसमें आपको 100% हाई कोर्ट अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई उसकी एग्ज़ाम डेट की बात। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं वो होगी कि इस हाई कोर्ट अटेंडेंट के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है उसकी स्ट्रेटजी को लेकर के बात करने वाले हैं। आप किस तरीके से अपना 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक चीज़ को जानेंगे। कोर्ट अटेंडेंट की वन बाय वन हम हर एक चीज़ को लेकर के बात करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी को लेकर के भी बात करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका डिटेल्ड सिलेबस, टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक जो हाई कोर्ट अटेंडेंट होता है उसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है या जॉब वर्क जो होता है वो मेनली क्या होता है, वो क्या वर्क करता है, क्या काम उसका होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस जॉब के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सीक्रेटली फ़ायदे या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट को आप आसानी से देख सकें, सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो वैकेंसीज़ का डेटा है, ये 14 अगस्त 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये उस नोटिफिकेशन का पहला पेज है। ठीक है, इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे वो 26 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गए थे और इसकी जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस की वो थी आपकी 24 सितंबर 2025। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये टोटल जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वैकेंसीज़ का डेटा है। टोटल 334 वैकेंसीज़ थी। आप कैटेगरी वाइज आपने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड है इसका 801/25। उसके बाद हम बात करेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम स्केड्यूल की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपको जून या जुलाई में जो भी डीएसएसबी का जो नेक्स्ट स्केड्यूल आने वाला है उसमें आपका हाई कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम निश्चित है, मतलब होना ही है। ठीक है, ये हो गई आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के बात। अब आप देखेंगे इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो क्या है। आप सभी वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं जानते हो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट मतलब कहने का मतलब कि 2 तरीके से होता है, 2 बार। एक तो पहला हो गया आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या पेपर होता है एक, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो एमसीक्यू बेस्ड टीयर 1 का एग्ज़ामिनेशन होता है उसकी अगर हम बात करें, इसके टीयर 1 सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका टीयर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन उसकी होती है 150 मिनट्स। अगर हम इसको घंटों में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 2.5 घंटे आपके बैठते हैं। डीएसएसबी के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो टाइम मैनेजमेंट करने का ही है, लेकिन यहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा दिया हुआ है। 2.5 घंटे 100 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं या अच्छा मतलब ठीक होते हैं। अगर आप अदर एग्ज़ामिनेशन को देखोगे टीजीटी, पीजीटी या जो अदर नॉन टीचिंग जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डीएसएसबी के अंदर जो टाइम होता है वो बहुत कम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट अटेंडेंट की जो भर्ती आई है इसमें आपको भरपूर टाइम मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, इसको लेकर के हम आगे भी बात करेंगे। बट ये टाइम ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की है, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें, हालांकि हम डिटेल में भी बताएंगे। हिंदी आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अर्थमेटिक भी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं ना, वो कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए आपको 50% लाना होगा, मतलब 50 मार्क्स आपको लाने होंगे। वहीं पर हम जो अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे SC ST OBC या EWS या PH या एक्स सर्विसमैन या NCL, उनमें आपको 45 मार्क्स अचीव करने होंगे, 45% आपको नंबर लाने होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आपका टियर 2 होगा। टियर 2 कहने का मतलब है यहाँ पर कोई मेंस वगैरह नहीं होता है या कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें होता है टियर 2 में इसमें इंटरव्यू होता है, वो भी 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का होता है, और ये टोटल 115 नंबर में ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। अब ये तो होगी आपका टोटल एग्ज़ाम पैटर्न, कितना समय होता है आपके पास, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू को फेस करना होगा। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में भी आपका इतना हाई लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा, वो बेसिक आपके पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद हम बात करते हैं, इस बार जो आपका डेटा मिला है, इस डेटा के अंदर जो आपको इस पोस्ट कोड 801/25 में जो आपकी इसमें टोटल फॉर्म फिल कितने हुए हैं, यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज डिटेल है वो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी से 77,113 फॉर्म फिल हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 29,660 फॉर्म फिल हुए हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 55,060 फॉर्म फिल हुए हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 9,844 एसटी कैटेगरी से फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। वहीं पर हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस से टोटल 13,645 फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। अगर हम टोटल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो टोटल एप्लीकेशन इसके 1,85,322 कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स कह सकते हैं हम, जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अगर हम एवरेज अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम सभी को यूआर में काउंट करते हैं तो लगभग एक सीट पर जो फाइट है वो लगभग 550 कैंडिडेट्स हैं जो एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो मेरा इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये है कि अब की बार जो है वैकेंसीज़ भी कम है और आपका जो वैकेंसीज़ कम है और जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करनी होगी इस चीज़ में, सही है। ये हो गया आपका टोटल एप्लीकेशन। अब ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डिटेल्ड सिलेबस है आपका, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस जो कहाँ से पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हिंदी में आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग, वाक्य संरचना, पर्यायवाची और विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वर्तनी सुधार और अशुद्धि शोधन वगैरह, गद्यांश आधारित प्रश्न और वाक्य क्रमबद्ध करना और वाक्य शुद्धिकरण, मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी से पूछे जाएंगे। ये टोटल सिलेबस है आपका हिंदी का। वहीं पर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ग्रामर के अंदर आपसे टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, वोकेबलरी की अगर हम बात करें जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ग्रामर की जो एरर्स होते हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह और ईडियम फ्रेजेस वगैरह, ये
आपका इंग्लिश का सिलेबस है जहाँ से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ग्रामर पर अच्छा खासा फोकस करना है, प्लस वोकेबलरी, ये दोनों सेक्शंस अच्छे से करने हैं। जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स पर अभी से ही लग जाइए। ठीक है, इसकी स्ट्रैटेजी को लेकर के बात करेंगे, किस तरीके से आपको हर चीज़ को करना है। वहीं पर हम देखें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है। और देखिए जीके के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसमें करंट अफेयर का अगर अब मैं आपको रिकॉर्ड देखें हम या हिस्ट्री देखें डीएसएसबी की, तो पहले क्या था, पहले करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो करंट अफेयर का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, वहीं जैसे मैं आपको बताता हूँ था क्या, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में 20 क्वेश्चन का जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होता था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार जो 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो करंट अफेयर का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब लगभग 13 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के देखने के लिए मिले हैं। तो करंट अफेयर्स आपसे यहाँ मतलब यहाँ पर जो है भरपूर पूछी जाएगी। तो आपको करंट अफेयर पर भी फोकस करना है, क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं या इतना फोकस नहीं करते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, क्योंकि अब की बार का जो ये डेटा रहा है डीएसएसबी का, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है करंट अफेयर पर। ठीक है, बाकी का जीके के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी है। अब तो आपको जो मेन टॉपिक्स हैं उन पर आपको फोकस करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स वगैरह, संस्कृति और धरोहर, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है ना। ज्योग्राफी के अंदर भी भारत के पर्सपेक्टिव में तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बजट वगैरह हो गया। ठीक है, बेसिक साइंस, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं या बुक्स होते हैं या कुछ ऑथर वगैरह होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट डेज और उनका आयोजन कब कब हुआ है। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों के बारे में। और हाँ, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी जो महत्वपूर्ण जगह हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली के अंदर है, जिनके हेडक्वार्टर वगैरह, वो सरकारी योजनाएं या उसकी हिस्ट्री, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके लोकेशन को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली से संबंधित होनी चाहिए। आप इसके बारे में ना स्ट्रेटेजी की अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर बुक भी ले सकते हैं जो हाई कोर्ट अटेंडेंट के लिए ही प्रॉपर तरीके से बनी हो, जीके के लिए। ठीक है, वहीं पर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम से और सिंप्लीफिकेशन से, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, क्षेत्रमिति, 2D और 3D मेंसुरेशन और डीआई वगैरह, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे मैथ्स में पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक मैथ ही है जो अक्सर पूछे जाते हैं हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है जो हाई कोर्ट अटेंडेंट 2026 के अंदर आना है। ये हो गया आपका डिटेल सिलेबस। अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ पूछना है कि कहाँ से पढ़ें या किसी भी तरीके से, तो आप अपनी क्वेरी इस कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आपको उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज़ को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, अब ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको स्ट्रेटजी में किस तरीके से फोकस करना है हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे। जीके और करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आपको लास्ट 6 to 8 मंथ का जो करंट अफेयर है वो पढ़ना पड़ेगा। ये 12 मंथ भी अगर आप चाहें तो इंक्लूड कर लेना, हालांकि इतना समय नहीं बचा है, तो आप 6 to 8 मंथ का जो भी आता है उसको आप बुक ले लीजिए। जैसे स्पीडी की बुक आती है आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, या कोई अदर आपने कोई चैनल फॉलो कर रखा है उसे आप देख सकते हैं, उसके नोट्स बने हुए हैं, या वो जो डेली क्लासेस लेते हैं उनके नोट्स बने हुए, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उत्कर्ष ऐप पर हैं, शायद कुमार गौरव सर हैं,
उनसे आप क्लासेस लोगे तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो। ठीक है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं जो दिल्ली के पर्सपेक्टिव में ही बनी हो, उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जीके के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप समझ सकते हैं। लूसेंट आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, तो लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो इसमें एडवांस मैथ तो ज़्यादा आएगा नहीं, मेंसुरेशन वगैरह है, शायद एक दो क्वेश्चन वो आपको देखने के लिए मिल जाएं। आपको मेनली फोकस करना है जो भी आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, इनसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि जो आपका जो लेवल होगा वो इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि 10th पास से ही है, तो इतना जो लेवल होगा वो इतना हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मेनली इन टॉपिक्स पर फोकस करना है मैथ्स के अंदर। ठीक है, वहीं पर हम बात करें लैंग्वेज के अंदर, हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, दोनों ही सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। वोकेबलरी सेक्शन वाला भी, वोकेबलरी सेक्शन जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस वगैरह, ये सभी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देखनी है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको नंबर का टारगेट किस तरीके से लेकर के चलना है। देखिए, सभी बच्चे जो हैं हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो मेनली सबका सभी सही होता ही है। आपको लगभग 50 में से 43 से 45 क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको टारगेट बना करके चलना है, 43 से 45 नंबर। ठीक है, वहीं पर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स में अगर आपका बेसिक मैथ भी है या आप इतने अच्छे भी नहीं हैं स्कोरर, तो आप लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स में भी लेकर के चलने हैं। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का इतना वो तो है नहीं कि भाई हाँ हमसे यही पूछा जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है वो आपको आए, हो सकता है वो आपको नहीं भी आ सकता है। तो आपको लगभग इसका जो टारगेट बना करके चलना है वो लगभग 15 प्लस मार्क्स, 15 टू 18 के आसपास आपको इसका टारगेट बना करके चलना है। ठीक है, तो आपके 18 प्लस मार्क्स हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में लगभग 45 के आसपास, मैथ्स में 20 प्लस आपको स्कोर करने पर टारगेट करना है, और हम वहीं पर जीके और करंट अफेयर की बात करें तो उसमें लगभग 15 प्लस के आसपास आपको इसको करना है, तो वहीं आपके जो 80 प्लस मार्क्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, कुछ टिप्स हैं जिनको मैं देना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने। टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू नहीं है। 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 150 मिनट में करने होते हैं, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ आपके पास अच्छा टाइम है, इसलिए आप एक्यूरेसी के साथ करना, हर एक क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। समय भी अच्छा है, तो आप सोच समझ कर चीज़ों को करना है आपको। ठीक है, वहीं पर हम बात करें, देखिए PYQs सबसे मेन जो रोल प्ले करता है ना, वो किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें PYQs मैटर करता है। उससे ना आपको ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन बना रहा है डिपार्टमेंट वो कहाँ से पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम इजीली कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम नहीं कर पा रहे हैं। उन पर ज़्यादा फोकस करके आपको ये चीज़ें सिस्टमेटिक वे में कंपेयर करके इन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, PYQs, मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको तैयार रहना है। मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट में अभी से आप वीकली आप एक टेस्ट लगा सकते हैं, और जैसे जैसे आपका जो पेपर है वो जब नज़दीक आता चला जाए तो आप उनकी जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाए तो इसकी संख्या और बढ़ा सकते हैं। डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो डेली रूटीन आप लगभग, अगर आप आज ही से रूटीन बनाओगे, आप 4 से 5 घंटे भी दे देते हो मिनिमम, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाएगा। देखिए, कंपटीशन है बट उस लेवल का कंपटीशन नहीं है। जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, उनके लिए 334 वैकेंसीज बहुत हैं, अगर वो अच्छे से एक ही चीज़ पर फोकस करके चलेंगे तो।
ठीक है। हाँ, कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे आप किस चीज़ के लिए क्या पढ़ सकते हैं। जैसे आपको जीके के लिए लूसेंट बेहतर रहेगा, जो एक तरीके से मतलब बहुत अच्छी बुक है। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल आप देख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर आपकी पसंद है या कोई पर्टिकुलर हाई कोर्ट अटेंडेंट की ही बनी हुई है मैथ्स के लिए, क्योंकि आर एस अग्रवाल तो बहुत बड़ी बुक हो जाएगी, बट हाँ ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप मैथ्स इससे पढ़ सकते हैं, या कोई और पर्टिकुलर बुक है या आपको और कोई समझ आ रही है, ये नहीं समझ आ रही है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए भी आप लूसेंट की हिंदी देख सकते हैं, या फिर आप अरिहंत देख सकते हैं, या एक और बुक है आई थिंक वाइट कलर में आती है शायद, मुझे राकेश पब्लिकेशन का कुछ है, नहीं राकेश नहीं है, कुछ और है, आदित्य पब्लिकेशन, सॉरी आदित्य पब्लिकेशन की है हिंदी की। वो बहुत बेहतरीन बुक है, उसमें ना 2-3 कुछ ऐसे हैं, मतलब हर टाइप की आती है। एक बुक ऐसे आती है जो काफ़ी मोटी होती है, जिसमें क्वेश्चंस की भरमार होती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और एक बुक उसी फॉर्म में ऐसी आती है जिसमें क्वेश्चंस कम होते हैं और कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप जो चाहें उसे ले सकते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पसंद है तो आप मोटी वाली बुक ले लेना, आदित्य हिंदी पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट में ही आपके काम आएगी, वो काफ़ी अदर एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए बात करें तो इंग्लिश के लिए नीतू मैम की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, आप उसे ले सकते हैं, या कोई और आपकी पसंद है तो आप उसे भी देख सकते हैं, या आपके पास कोई रखी हुई है एसपी बख्शी लाइक, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिसोर्सेज हो गए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट होता है उसका काम क्या होता है। दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये इसका जो काम होता है ना, वो जुडिशरी के सुचारू कामकाज में जजों और अधिकारियों की सहायता करते हैं। सहायता किस तरीके से करते हैं अगर हम देखेंगे तो अदालती कार्यवाही में सहायता, कोर्ट रूम असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं। जब कोर्ट की सुनवाई चल रही होती है तब जजों और वकीलों की फाइलों को व्यवस्थित करना और उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना। जो जज वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनकी जो फाइल वगैरह कहाँ पर रखी हुई हैं उनको उनके सामने पेश करना, ये सारी चीज़ें दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट करता है। फाइल मैनेजमेंट का काम, केस से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइल और रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड रूम में रखना, ये कोर्ट अटेंडेंट का ही काम होता है। उनको सुरक्षित लाना, वापस उसी जगह पर रखना, ये कोर्ट अटेंडेंट का काम होता है। मेंटेनिंग डेकोरम, अनुशासन बनाए रखने का मतलब है कि कोर्ट रूम के अंदर और बाहर शांति और अनुशासन बनाए रखे, ताकि सुनवाई में कोई भी बाधा ना आए। ये हाई कोर्ट अटेंडेंट का काम होता है। अगर वहाँ पर शोर वगैरह हो रहा है कोर्ट रूम के अंदर तो उन लोगों को शांत करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करें जिस केस की बारी आती है, आपने देखा होगा, अगर आप नहीं गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जैसे कोर्ट रूम को जो जज होते हैं उनके पास ही कोर्ट अटेंडेंट खड़े हुए होते हैं, और जो जज होते हैं वो उनसे फ़ाइल वगैरह मांगते हैं तो उन्हें वो फ़ाइल वगैरह देनी पड़ती हैं, या फिर जो फाइल से जुड़े हुए उस व्यक्ति को भी उन्हें कॉल करना पड़ता है या उनको आवाज़ मारनी पड़ती है। ठीक है, मतलब उनका आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, उस तरह से। कार्यालयी कार्य, ऑफिस के ज़रूरी जो कागजात होते हैं, नोटिस होते हैं, या सर्कुलर को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का काम भी कोर्ट अटेंडेंट का ही होता है। प्रोटोकॉल ड्यूटी के हम आते हैं, जैसे जजों के चैम्बर और कोर्ट रूम की व्यवस्था देखना और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना, ये कोर्ट रूम अटेंडेंट का ही काम है। इसके फ़ायदे की बात करें, इसके फ़ायदे, इस जॉब के फ़ायदे क्या क्या हैं। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है भाई, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है तो रेप्यूटेड तो है ही, और उस कोर्ट है तो अलग सी बात है। ठीक है ना, तो और हाँ, एक चीज़ इसका फ़ायदा है, जो लोग कैपिटल के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। तो आप हमेशा के लिए हाई कोर्ट के अंदर ही रहोगे। ठीक है, जब तक आपकी नौकरी रहती है, हमेशा नहीं, जब तक आपकी नौकरी रहती है। एक आपको नौकरी मिल जाती है सरकारी, और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। स्टार्टिंग आई थिंक 35 से 40 हज़ार के बीच होती है, और ये पे लेवल 3 की सैलरी होती है इसमें। बाकी के जो आपको DA, HRA या TA वगैरह जो और अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, इसके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मतलब 10 बजे कोर्ट खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, तो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको काम करना पड़ता है। छुट्टियों की इसमें भरमार होती है। छुट्टी जैसे
ज़्यादातर कोर्ट जो होते हैं वो संडे को तो ऑफ होते ही हैं, सैटरडे में भी होते हैं, और बाकी का जो छुट्टी हो गई, काफ़ी सारी छुट्टी होती हैं, कभी जज नहीं आए या अन्य कोई चीज़ें होती हैं तो इनमें छुट्टियाँ मिलती हैं कोर्ट के अंदर। प्रमोशन के भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, समय समय पर होता है क्या है, वहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होते चलते हैं डिपार्टमेंटल, तो उनमें आप अप्लाई करके आप अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं। प्रीमियम वर्क एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, एसी का माहौल होता है। आप कोर्ट के अंदर नहीं गए तो आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा किस तरीके का माहौल वहाँ पर होता है। अन्य मेडिकल सुविधाएं वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये कोर्ट अटेंडेंट के रूप में जो काम करता है उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी हमारी आज की कंप्लीट बात, जिसमें हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ों को बताया है, उसका डिटेल्ड सिलेबस, आप किस तरीके से 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हालांकि वीडियो लंबा हो गया है, अगर आप चाहें कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।